हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, एएमसी क्या होती है, ठीक है, कितने टाइप्स की एएमसी होती है, टैक्स कितना लगता है म्यूचुअल फंड्स पर। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले मेरे पास जो यहाँ पे चीज़ आ रही है कि जब म्यूचुअल फंड की बात हुई, ठीक है, तो क्या होती है एएमसी, ठीक है। एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है एक। तो इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं इनको अपने पैसे दूंगा, ठीक है। तो ये कलेक्ट करती है मनी, ठीक है, लोगों से पैसे कलेक्ट करती है ये एएमसी। और क्या करती है, डिफरेंट बास्केट्स या फिर पूल बना देती है, ठीक है, पैसों के पूल बना देती है और इन्वेस्ट करती है, जैसे डेट फंड्स में, इक्विटी फंड्स में, जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पैसे को किसी पूल में, ठीक है, ऐसे डाल देती है, या फिर कोई बास्केट बोल सकते हैं, बास्केट बना के इन्वेस्ट कर देती है। अब हम बोलेंगे कि ये जो मान लो, इसको मैनेज कौन कर रहा है। अब इसको मैनेज करते हैं फंड मैनेजर्स, ठीक है। जो फंड मैनेजर होते हैं, इन्होंने हायर कर रखे होते हैं, वो इसे मैनेज करते हैं। अच्छा, वो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, किस चीज़ में, वो फाइनेंशियल मार्केट में एक्सपर्ट होते हैं। तो आपकी एक तरह से हेल्प हो जाती है इसमें। कौन सी हेल्प होगी आपकी, देखो बेसिकली आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि किस तरह से मैं ग्रो करूँ, ठीक है, लॉसेज नहीं आपको देखने पड़ रहे। और मोर ओवर चीज़ क्या आ रही है, मान लो आपको मालूम ही नहीं है फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, तो ये खुद से मैनेज करके देते हैं। अच्छा चलो, इन्होंने मैनेज कर लिया, अब इनका काम क्या है, पैसे को बढ़ाना, ठीक है। अब मान लो इन्हें क्या हुआ, गेन हुआ, ठीक है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था इन्हें गेन हुआ। तो गेन कैसे हो सकता है, इन्हें हो सकता है इन्हें डिविडेंड से गेन हो, ठीक है, डिविडेंड से गेन हो, या इंटरेस्ट से गेन हो, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट रेट से गेन हो, या फिर मान लो इन्होंने जैसे स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए तो इन्हें प्रॉफिट हो। तो यानी कि गेन हुआ। तो आपको क्या लगता है, जितना भी इन्होंने गेन किया, ठीक है, आपकी जितना भी पूल की, ठीक है, वैल्यू थी, पैसे की वैल्यू थी, क्या आपको सारा मिलेगा? ऐसे नहीं होता। मान लो अब इन्होंने 15%, ठीक है, हम आइडिया लगाते हैं कि 15% गेन कर लिए, ठीक है, तो आपको कितने मिलेंगे, ये भी पॉइंट है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आती है इनकी एक एक्सपेंस रेशो होती है, ठीक है, इनकी एक एक्सपेंस रेशो होती है। वो कितनी होती है, मोस्टली होती है वो 1 to 3%, ठीक है, डिफरेंट होती है सबकी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एएमसी की डिफरेंट होती है। वो हम देखते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करने से पहले। तो वो इतने अपने पास रख के, ठीक है, जो भी उनके एक्सपेंसेस हुए, ठीक है, फीस हुई फंड मैनेजर्स की या कंपनी को एएमसी को रन करने की, वो अपना साइड पर निकाल के, ठीक है, इतने परसेंट निकाल के, फिर जो भी मान लो जैसे 15% गेन हुआ या 12% हुआ, उसमें से 1 to 3% जो भी उनकी होगी माइनस करके आपको प्रॉफिट देते हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है कि जो प्रॉफिट है वो क्या सब में सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो किसी ने 2 लाख लगाए हैं, किसी ने 3 लाख लगाए हैं, ठीक है, तो क्या सबको सेम प्रॉफिट मिलेगा? तो ऐसे नहीं होता। जितने आपने इन्वेस्ट किए हैं पैसे, ठीक है, आपको उस हिसाब से, उस परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके गेन होता है, पोर्टफोलियो की वैल्यू इंक्रीज होती है। चलो, ये हमें चीज़ मालूम होगी। अब उसके बाद देखो क्या होती है, जब हमारे पास ये चीज़ आ गई, अब हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड कितने होते हैं, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के बारे में तो हमें आइडिया हो गया। अब देखो टाइप्स कितने होते हैं इसके। टाइप्स देखो जो मेनली होते हैं, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट के बेस पर। पहले होते हैं, देखा जाए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। फिर आते हैं हमारे पास कौन से, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ठीक है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। उसके बाद कौन से आते हैं हमारे पास, अदर्स, ठीक है, जिसमें हो जाते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स या फंड्स ऑफ फंड्स, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये होते हैं प्रिंसिपल अमाउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब इक्विटी यानी कि आपके स्टॉक मार्केट में पैसे लगेंगे, ठीक है, इक्विटी के हिसाब से, ठीक है, उसमें फंड लगाया जाएगा। तो इसमें रिस्क जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। डेट में थोड़ा मॉडरेट रिस्क होता है, ठीक है। हाइब्रिड में मान लो मॉडरेट होता है, डेट में कम रिस्क होता है, हाइब्रिड में मॉडरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट रिस्क फैक्टर होते हैं, वो हमें पता लग जाते हैं जब हम इन्वेस्ट करने लगते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमें शो होगा कि किस तरह से कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड की हमें एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, ठीक। तो अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं किस तरह से हमें आइडिया होगा इनका, ठीक। तो अब यहाँ पर आए, जब हम देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट्स
कौन सी होती हैं? इक्विटी स्कीम्स, ठीक है, इक्विटी स्कीम जिसकी हमने बात की, डेट स्कीम्स, हाइब्रिड स्कीम्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स एंड अदर स्कीम्स, ठीक। तो ये हमें आइडिया हो गया। अब हम देखते हैं ना डिटेल में, ठीक, कि किस तरह से ये क्या बोलना चाह रहे हैं हमें। देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ इनके पास, तो ये बोल रहे हैं बेसिकली हमें कि देखो कौन सी इक्विटी स्कीम्स, इसमें होती है मल्टी कैप फंड्स, लार्ज कैप फंड्स, ठीक है, आगे उनकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, ठीक है, स्मॉल कैप फंड्स, ऐसे काफ़ी सारे फंड्स होते हैं जो इक्विटी फंड्स में आते हैं, ठीक। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास डेट फंड्स में। तो डेट फंड्स में कौन से होते हैं हमारे पास? ओवरनाइट फंड्स, ठीक है, लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। तो इनके बारे में इन्होंने बता रखा है कि कौन सी मतलब कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इन फंड्स में। तो अब आप इनको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, जैसे इनमें बता रखे हैं, अब डेट फंड्स हो गए और उसके बाद आएंगे हमारे पास यहाँ से जो हमने बोला था हाइब्रिड फंड्स आ जाएंगे, फिर ठीक है सॉल्यूशन ओरिएंटेड आ गए, यहाँ पे देखो रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रन फंड्स। अब उसके बाद आगे हमारे पास अदर स्कीम यानी कि इंडेक्स फंड यानी कि जो हमारे इंडेक्स है, ठीक है, स्टॉक मार्केट के, जैसे निफ्टी, सेंसेक्स। तो उनमें जैसे जैसे वो ग्रो होगे वैसे वैसे हमारी मनी ग्रो होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ फंड हो गए, ठीक है। तो अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो इस पूरे ब्लॉग की मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में तो पूरा एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते, तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप अच्छे से रिसर्च करना। अच्छा, उसके अलावा भी क्या होते हैं, ये तो हो गए टाइप्स ऑफ फंड्स। अब एक चीज़ और आती है, ये किसके बेस पर हम बोल सकते हैं कि बेस्ड ऑन मेच्योरिटी पीरियड, ठीक है। बेस्ड ऑन मेच्योरिटी पीरियड भी क्या होते हैं? 3 टाइप्स आते हैं इसमें, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड इंटरवल फंड्स, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना कि ये 3 अलग हैं और वो अलग है। जैसे मान लो आपने चूज किया डेट फंड, तो आप उसमें देखोगे कि ये कौन से वाला फंड है। जैसे ये डेट फंड ओपन एंडेड फंड है, क्लोज एंड फंड है या इंटरवल फंड है। यानी कि पहले आप फंड को चूज करोगे यहाँ पे, हाइब्रिड फंड को या डेट फंड को या इक्विटी फंड को, फिर आप चूज करोगे कि ये कौन से वाला है। जैसे ओपन एंडेड में क्या होता है, कोई मान लो टाइम नहीं होता, कि कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता, आप कभी भी बाय या फिर सेल कर सकते हो। ऐसी क्लोज एंडेड में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। फिर जो हमने बोला है कि इंटरवल फंड होते हैं उसमें अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो इनके बारे में जो मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिटेल में पढ़ना खुद से, ताकि आपको नॉलेज हो। क्योंकि पैसा आपका है, देखो मैं आपको एक वीडियो बना के बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने अगर आने वाले 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो आप 5-10 दिन तो लो ना। इस वीडियो को देखने के बाद भी 5-10 दिन या 2-3 महीने लो, फिर रिसर्च करने के बाद जाना कि मैं इन्वेस्ट करूंगा। ये नहीं कि वीडियो देखिए और आज ही आप मोटिवेशन में आके इन्वेस्ट कर दो। तो ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी, ठीक है। तो इसकी रिसर्च आप अच्छे से करके देखना। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ हल्का सा कि क्या चीज़ होती है। अच्छा चलो, ये हमें आइडिया होगा कि हमारे फंड्स होते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या आती है यहाँ पे, जब हमें आइडिया हो गया कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स हो गए, अब हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कौन सी चीज़ों को हमें और भी देखना चाहिए, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले। तो पहली चीज़ जो मेरे पास आती है यहाँ पे, मैंने देखना है यहाँ पे कि एंट्री लोड, ठीक है। एंट्री लोड क्या है? एंट्री लोड इन द सेंस, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो एंट्री लोड यानी कि कितना पैसा आपका लगेगा, ठीक है, यानी कि कितनी फीस लेंगे वो आपसे। फिर होता है इसके साथ एग्जिट लोड, कि मान लो आपने एंट्री लोड तो दे दिया, ठीक है, या मान लो फ्री भी हुआ, वहाँ पे एंट्री लोड नहीं हुआ या बहुत कम हुआ, और लेकिन पता लगे कि एग्जिट लोड ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि जब आप एग्जिट करना चाहोगे म्यूचुअल फंड से, तो आपको तब ज़्यादा पैसे देने पड़े, यानी कि वो फीस देनी पड़े। तो एग्जिट लोड को भी आपने कंसिडर करना है, देखना है कि कितना है उसमें, जिसमें कम होगा उसमें उतना ही बेटर होगा, ठीक है, यानी कि हमें कम फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद होता है हमारे पास लॉक इन पीरियड, ठीक है। लॉक इन पीरियड यानी कि कितनी देर के लिए हमारे जो मनी है, ठीक है, जो हमारे पैसे हैं लॉक हो गए, ठीक है। मान लो अब आपने 5 साल के लिए लॉक करवा दिए, लेकिन आपको ज़रूरत पड़े 2 साल के लिए, ठीक है, 3 साल में ज़रूरत पड़ जाए, तो वो फिर लॉक इन पीरियड के हिसाब से भी आपने देखना है। यानी कि बेसिकली हमें क्या कर सकते हैं फिर यहाँ पे, हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं ना इसकी। कैसे? कि म्यूचुअल फंड में भी हम डाइवर्सिफिकेशन कर दें। वो डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंट तरीके से हो सकती है। कैसे? देखो, पहली चीज़ तो आती है कि डिफरेंट जैसे डेट फंड्स में डाल दें, थोड़े हम डाल दें इक्विटी फंड में, ठीक है, ऐसे डिफरेंट में डाल दें, इंडेक्स फंड्स में डाल दें। और उसमें भी हम कैसे डाल सकते हैं कि किसी का लॉक इन पीरियड कम है, किसी का ज़्यादा है, ताकि हमें जिस हिसाब से, ठीक है, जिस हिसाब से हमें ज़रूरत पड़े पैसे की, हमारे पास हम यानी कि मेच्योरिटी उसे लिक्विडेट कर पाएँ, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। ये नहीं कि सारे ही आपने 10-20 साल के लिए छोड़ देने हैं, ठीक। तो इस तरह से भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, ठीक। अब उसके बाद आती है रिस्क रिवॉर्ड, जो कि मेन चीज़ है कि रिस्क और रिवॉर्ड कितना है। वो तो हर चीज़ में आता है ना कि रिस्क और रिवॉर्ड कितना है, कि अगर ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा रिवॉर्ड भी होगा। जैसे मैंने बताया कि इक्विटी फंड्स होते हैं उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है, डेट में कम होता है, हाइब्रिड में मॉडरेट होता है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट रिस्क रिवॉर्ड भी आपको कंसिडर करने। ये नहीं कि आपने ज़्यादा
रिवॉर्ड देख लिया, ठीक है, जब लेने लगे म्यूचुअल फंड, और बाद में आपको आइडिया होगा कि इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा था, ठीक। तो ये चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और जो लास्ट चीज़ आती है, जो लोग गलती कर देते हैं, वो होती है बेसिकली यहाँ पे ओवर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है कि मान लो 4 से 5 म्यूचुअल फंड हमने इन्वेस्ट कर दिया, चलो इतना जायज़ भी है। कुछ लोग करते हैं 10 से 12 म्यूचुअल फंड में क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसमें भी मोस्टली जो आप देखना सेक्टर्स में जो जैसे कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो रिपीट हो रही होती हैं, ठीक है। तो जब वो रिपीट होगी तो बेसिकली वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन होगी, ठीक है। अब उसमें मैच्योरिटी पीरियड भी ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर आपको पहले पैसे चाहिए वो शायद आपके लिक्विडेट भी ना हो, आपको ना मिले, यानी कि आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी। 3 से 4 या 4 से 5 म्यूचुअल फंड में आप अगर चाहते हो इतने में लगाना ज़्यादा से ज़्यादा तो लगा सकते हो। बाकी और भी एसेट है ना जो मैंने वीडियो बना रखी है इससे पहले, उसे देखो। गोल्ड है हमारे पास, ETF है, हम वहाँ भी डाइवर्सिफाई करें ना अपनी मनी को। तो इस तरह से भी हमें करना चाहिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ आती है हमारे पास यहाँ पे, जो हमने पहले भी बात की थी कि एक्सपेंस रेशो, ये भी हमने देखनी है, ठीक है, कि एक्सपेंस रेशो कितनी है किसी AMC की, जो वो अपने लिए फीस रखते हैं, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस के लिए जो वो देते हैं फंड मैनेजर्स को अपनी कंपनी रन करने के लिए। तो इन चीज़ों को भी आपने देखना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कि कितना है। जिसका कम होगा, ठीक है, बेटर होगा सारा कुछ, है ना, उसमें ही हम इन्वेस्ट करेंगे ना, ऐसी थोड़ी इन्वेस्ट कर देंगे। चलो ये में आइडिया हो गया थ्योरी कि क्या हो गया। अब हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ AMC, ठीक है, कि कितने टाइप्स की AMC होती है, यानी कि कौन कौन सी AMC होती है। तो हम यहाँ पे अगर देखें सिंपली, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास। सिंपली अगर मैं AMC देखूँ तो ये डिफरेंट AMC है, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड, ठीक है, DHFL, उसके बाद प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड। अब आप देखना चाहते हो कि इनमें क्या है ना, इनके क्या डेट फंड्स है, किस में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैं एक्सिस म्यूचुअल फंड पर अब क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ से सारी डिटेल आ गई मेरे पास, कौन सी की, एक्सिस म्यूचुअल फंड की, ठीक है। इसमें कौन कौन से में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यानी कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन, और नीचे देखो लिस्ट ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो इसमें इन्होंने सब कुछ बता रखा है। अगर हम यहाँ से देखें तो देखो एक्सिस गोल्ड फंड है, किस चीज़ का फंड है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, कमोडिटीज़ का ये कैटेगरी में आता है, रिस्क हाई है इसमें, इन्होंने बता रखा है। एक साल में रिटर्न कितनी आ रही है इसकी, अराउंड 21%, कस्टमर की रेटिंग 5 स्टार है, और फंड साइज कितना है, करोड़ में 555 करोड़ रुपीज़, ठीक है। ऐसी एक्सिस ओवरनाइट फंड है, ये डेट फंड है, रिस्क लो है जैसे कि मैंने बोला था, एवरेज रिटर्न कितनी है एक साल में 6.8%, ठीक है। तो इस तरह से देखो डिफरेंट आप यहाँ से देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स है यहाँ पे, कि एक्सिस म्यूचुअल फंड जो है AMC है जो, वो कितने टाइप के फंड्स हमें ऑफर कर रही हैं, ठीक है, डेट फंड्स, डिफरेंट पूल बना रखे हैं उन्होंने। तो हम अपनी मर्जी के हिसाब से, ठीक है, इन्होंने बता रखा है कि मॉडरेटली हाई है रिस्क, या ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से हमें जो अच्छा लगता है, रेटिंग रूटिंग जो भी हमें पसंद आती है, ठीक है, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। अच्छा हमें इनके नहीं चाहिए तो हम बैक आके किसी और कंपनी के देख लेंगे, ठीक है ना, हम किसी और कंपनी में देख लेंगे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे, जैसे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स में देख लेते हैं जाके, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें देखो पहले इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है सारी, फिर इनके आप फंड्स को देख लो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे इनका खुद का जो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो फंड है इनका ना, मिड कैप यानी कि जो स्टॉक्स होते हैं उनमें करेंगे, ये इक्विटी फंड है। तो मैंने बोला था उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है, तो उन्होंने लिखा है रिस्क वेरी हाई। लेकिन इसके साथ ही देखो उसकी एवरेज रिटर्न कितनी है, 1 ईयर रिटर्न उसकी आई है 68.8% रिटर्न, 5 स्टार रेटिंग है, और इतना अमाउंट, ठीक है, इन करोड्स, ठीक है, फंड साइज है। तो आप ये सब स्टडी करना, खुद से स्टडी करो, ठीक है। इसका लिंक जो है इस ब्लॉग का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप बैठ के 3-4 दिन बैठो, ठीक है, ज़्यादा भी बैठो, इसे स्टडी करो, ठीक है, थोड़ा आइडिया लो कि कौन कौन सी चीज़ें हमें फिगर आउट करनी चाहिए। जब आपको आइडिया हो जाए और भी हम चीज़ें देखेंगे, तब आप कंसिडर करो, तो थोड़ा किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लो, ठीक है, जिससे आप चाहते हो, ठीक है। जैसे कि ये खुद से भी आपको एडवाइस दे देते हैं, जो डिफरेंट हमारी म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज होती हैं, यानी कि AMCs होती हैं, ये भी एडवाइस देते हैं, ठीक है, कि आपको कितना रिस्क लेना है, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो उस हिसाब से ये भी आपको बताते हैं, ठीक है। लेकिन हमें खुद से भी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अच्छा ये चीज़ तो होगी हमारे पास, ठीक। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम यहाँ पे थ्योरी थोड़ी पढ़ने आए थे, ठीक है, हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो हम थ्योरी तो पढ़नी नहीं है इतनी, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स है, हमें म्यूचुअल फंड को सिंपली समझना है और उनमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। देखो पहले तो हमें थ्योरी मालूम होनी चाहिए, कि जब हमें यही नहीं पता होगा कि इतना कुछ होता है, एंट्री लोड होता है, एग्जिट लोड होता है, एक्सपेंस रेशियो, तो क्या होगा एंड में, जब आपको लगेगा कि आपका जैसे ही प्रॉफिट बना है जी, आपके पास पैसे आएंगे, तो उसके बाद क्या होगा,
आप देखोगे कि जी आपके तो एग्जिट लोड के पैसे कट गए, एक्सपेंस रेशो कट रही है, ठीक है, रिस्क ज़्यादा था, डाइवर्सिफिकेशन मैंने ज़्यादा कर दी, तो ये चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना होता है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इन्वेस्ट किस में करना है, ठीक है, हाउ टू इन्वेस्ट, अब क्वेश्चन आता है हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, कि किस तरह से मैं किसी ब्रोकर के टर्मिनल पर करूँ, किस तरह से करूँ, वो हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से, क्योंकि एक वीडियो में इतनी लंबी हो जाएगी कि आपको आइडिया नहीं होगा कि किस में इन्वेस्ट करूं या थ्योरी क्या है, तो हम इसे सेपरेट पार्ट्स में देखेंगे। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, कि किस तरह से हम पहले देखेंगे कि इसकी एक्सपेंस रेशो कितनी है, एंट्री लोड कितना है, एक्सिट लोड कितना है, ठीक है, सिलेक्ट करके फिर सोचेंगे कि हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ये कम लग रहा है। वैसे अगर आपने देखना है तो आपको डाइवर्सिफाई करके करना चाहिए, जैसे मॉडरेट रिस्क में, लो रिस्क में, हाई रिस्क में, ठीक है, अपनी कैपिटल को उस हिसाब से डिवाइड करना चाहिए। अच्छा, ये तो होगी बात, चलो हाउ टू इन्वेस्ट। अब बात आती है जो मैंने लास्ट में की थी कि टैक्स, टैक्स कितना है म्यूचुअल फंड में, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो देखो टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड, तो इसमें क्या बात आती है, अब देखो यहाँ पे सिंपली क्या कर रखा है। अब आपने देखा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या हुआ है, बढ़ा है, ठीक है, इस बजट के बाद बढ़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें लिस्ट दे रखी है जिसमें हम देख सकते हैं कि क्या है। देखो सिंपली कि जो हमारे फंड्स हैं, ठीक है, इंडियन इक्विटी फंड्स, ठीक है, या फिर ETFs या फिर इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स, ठीक है, उसमें पहले बजट के पहले कितना था 15%, कौन सा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब हो गया 20% इफ हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर, ठीक है। ऐसी LTCG भी इन्होंने बता रखा है कि कितना हो गया है, जो कि 10% से 12.5% हो गया था। अब बाकी डेट फंड्स के लिए कितना होता है, वही जो हमारा इनकम स्लैब का रेट होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो होते हैं ऑल FOFs के लिए कितना है स्लैब रेट, ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म है वो 12.5% इफ हेल्ड फॉर ओवर 2 ईयर्स। तो यानी कि बेसिकली हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है वो हमें ऑलमोस्ट 20% लगेगा फिलहाल के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है हमें वो 12.5% के अराउंड लगेगा जहां भी हमें लग रहा है, और बाकी के जो प्राइस है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग है। अच्छा, अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी चीज़, पहले तो आपने देखो पढ़ लिए टाइप ऑफ AMC, फिर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स, अब यहाँ से टैक्स भी आ गया, तो आप सोचोगे कि क्या करूँगा मैं, है ना, इतनी थ्योरी होगी। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपने पता किस स्टेप से चलना। देखो पहले आपने जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ठीक है, एक्सपेंस रेशो, लॉक इन पीरियड, सबके हिसाब से देख के पहले आपने देखना कि आप किस टाइप के, कौन सी AMC के पास कौन से फंड में लगाना चाहते हो, डेट में, इक्विटी में, और कितना अपना अमाउंट लगाना चाहते हो। जब आप उनको सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, मान लो आपने फिल्टर करके कितने देख लिए, मान लो 8-9 म्यूचुअल फंड आपने डिसाइड कर लिए कि मैं इनमें से किसी में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक। जब आपने डिसाइड कर लिए उसके बाद आपने फिर यहाँ पर आके देखना कि अच्छा अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कितना टैक्स लगेगा इसके अकॉर्डिंग। अगर डेट फंड में ज़्यादा करूंगा तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग कितना लग सकता है, ठीक है, इंडियन इक्विटी फंड्स में करूंगा, ठीक है, तो कितना लग सकता है। तब आपने इस टैक्स वाली स्लैब को आके देखना है, उससे पहले आप पहले सिलेक्ट करना, बाद में इधर आना देखना। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना सारी। यूज़ कितनी करनी है वो आपके खुद पर डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। वरना सिंपली भी कुछ लोग क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड में कहीं भी इन्वेस्ट कर देंगे और ग्रोथ तो हो ही जाती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड की ग्रोथ ऑलमोस्ट हो ही जाती है, अगर रिस्क क्या हो, मॉडरेट रिस्क हो, तो ग्रोथ हो जाती है। 1-2% के लिए आपने इतना नहीं सोचना कि शायद मुझे 1% ज़्यादा मिल जाता है ना, कि मैं ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढ लूँ कि सिर्फ 1% मुझे चाहे उसमें ज़्यादा मिलना हो लेकिन मैं ढूंढ ही जाऊँ, ऐसे मत करो। मतलब कि आप डाइवर्सिफिकेशन करो, आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इतनी भी रॉकेट साइंस नहीं है म्यूचुअल फंड, ठीक। तो ये होगी बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की बात। अब जो मैंने बात की थी यहाँ पे आपके साथ कि कैसे करेंगे अब हम, है ना, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, तो वो सिंपल सी चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इस पर ही होगी कि हम ब्रोकर के किसी टर्मिनल पर या देखेंगे कि किस तरह से हम म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उनमें रिटर्न कितनी है, उनकी एक्सपेंस रेशो चेक करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम मंथली बेसिस पर, ठीक है, SIP के थ्रू या फिर लमसम के थ्रू किस तरह से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, सो दैट उन्हें आइडिया हो कि म्यूचुअल फंड इतनी डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने पैसे की SIP स्टार्ट करवा दो, ठीक है, अपने अमाउंट की, या फिर आप लमसम दे दो और आप सोचो कि इतनी रिटर्न आ जाएगी, बस इतना ही इनफ है, ठीक है। इस तरह से नहीं होता, ये इतने सारे टर्म्स होती है, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, ठीक है, डिफरेंट जो आपने आज सीखी। और अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आ रही, ठीक है, इतनी सारी थ्योरी होगी, है ना, नई टर्म्स आई, तो आप वीडियो को फिर से ज़रूर देखना, ठीक है, फ्रेश माइंड से फिर से देखना, आपको ज़रूर समझ आएगी। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।